अब हम ये देखते हैं अपने नए सेशन में कि हमें अगर डीमैट अकाउंट खुलवाना है। कौन सा अकाउंट? डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट के बिना तो हम ट्रेडिंग ही नहीं कर सकते ना, है ना। तो अगर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमें डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो हम ये देख लेते हैं कि डीमैट अकाउंट खोलने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग डीमैट अकाउंट। ठीक है, ये टॉपिक हमारे पास। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें देना पड़ेगा पैन नंबर। क्या देना पड़ेगा? पैन। जैसे आधार कार्ड होता है ऐसे ही हमें यहाँ पे पैन नंबर जरूरी होता है। बिना पैन के हम अकाउंट खुलवा ही नहीं सकते। डीमैट अकाउंट तो बिल्कुल नहीं खुल सकता, है ना। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बैंक डिटेल देनी पड़ेगी। बैंक डिटेल का मतलब है वो आपसे एक कैंसिल चेक लेते हैं। कैंसिल चेक का मतलब होता है चेक बुक में एक चेक आप उसको इस तरीके से चेक होता है तो उसको आप एक लाइन खींच दो, यानी वो रद्द कैंसिल हो गया, है ना। तो कि उससे आपका क्या बैंक डिटेल है वो सारी ले लेंगे कि आपका उसमें बैंक अकाउंट क्या है, बैंक का नेम क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, बैंक का सारा डिटेल वो इस तरीके से ले लेते हैं, है ना। उसके बाद एक फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज, है ना। पासपोर्ट साइज एक फोटो दे दीजिए आप। उसके बाद अगर आपके ऑलरेडी डीमैट अकाउंट हैं, ऑलरेडी आपके एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट हैं, तो अदर वाले की आपको क्या देनी पड़ेगी? डिटेल देनी पड़ेगी। यानी आप दूसरा डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपको पहले वाले की भी डिटेल देनी पड़ेगी कि आपके पहले डीमैट अकाउंट की डिटेल क्या है, वो किस ब्रोकर के थ्रू खुला हुआ है। ठीक है, क्लियर? ओके। अब मैंने आपको बताया था दूसरी चीज कि आजकल सारा चीज ऑनलाइन हो गया है। कैसे हो गया है? ऑनलाइन। ट्रेडिंग कैसे होती है? ऑनलाइन होती है। सब कुछ कंप्यूटर बेस पे होता है, मोबाइल बेस पे होता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इससे जब ये ऑनलाइन शुरू हुआ तो इससे लोगों को शुरू शुरू में प्रॉब्लम हुई, है ना। भाई जैसे जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता उसको दिक्कत हुई, है ना। जिसके पास मोबाइल नहीं है उसको दिक्कत हुई, वो बड़े वाले एंड्रॉयड वाले, है ना। तो अब इसकी हम पढ़ेंगे ऑनलाइन की एडवांटेज क्या थी। फिर सरकार ने सबको बताया कि भाई ऑनलाइन अगर आप करते हो, घर बैठे ट्रेडिंग करते हो तो आप ही को फायदा है। वो क्या फायदा, हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, देखिए ऑनलाइन ट्रेडिंग का सबसे फायदा यह है कि इससे ट्रांसपेरेंसी रहती है। क्या रहती है? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है जो प्राइस आपको दिखाएगा वही प्राइस मुझे दिखाएगा। ऐसा नहीं है जैसे हम कभी कोई सामान खरीदते हैं तो एक वही चीज कहीं और खरीदते हैं तो दूसरे दाम में, और वही चीज कहीं और खरीदते हैं दूसरे दाम में। शेयर मार्केट में आप ग्लोबली, मतलब आप इंडियन शेयर मार्केट के शेयर खरीदोगे तो आपको हर हर ट्रेडर के प्लेटफॉर्म में एक ही प्राइस नजर आएगा। यानी उसमें ऐसा नहीं होगा मेरे मोबाइल में 10 रुपए है आपके में 15 रुपए। ऑनलाइन से क्या होता है, सबके लिए प्राइस सेम है। ठीक है, चाहे आप किसी भी ब्रोकर से काम करो, जैसे मेरा मान लो जेरोदा है, आपका मान लो रैली गियर हो जाता है, तो हम सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्राइस सेम ही दिखाएगा। एक बात क्लियर हुई। दूसरा, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन बड़ी तेज है। क्या है बड़ी तेज? इंफॉर्मेशन। मतलब इलेक्ट्रॉनिक इतनी चीजें, इंफॉर्मेशन तेजी से चलती हैं कि एक सेकंड में अगर आपकी नजर हटी तो हो सकता है आपको वही नुकसान हो जाए, है ना। क्योंकि ऑनलाइन है। मैं आपको एक बार दिखाऊंगा, कंप्यूटर में से दिखाऊंगा कि कैसे शेयर इतनी तेजी से घटता बढ़ता है कि अगर हमने सेकंड भी ऊपर नीचे किया तो ये पता नहीं कब हमारा नुकसान हो जाए। तो जो एफिशिएंसी है, जो स्टॉक मार्केट में तेजी है, वो बड़ी जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करती है। तो इसको हमें बड़े ही ध्यान से नजर रखना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी है ये मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है अगर आपके पास पैसा है बैंक में तो आप शेयर मार्केट में लगा दो, और अगर आपका पैसा शेयर मार्केट में है आप शेयर मार्केट से निकाल के बैंक में डाल लो। इससे आपको किसी पूछने की जरूरत नहीं है, लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। ये है लिक्विडिटी।
ठीक है। लास्ट एक और बेनिफिट है सिंगल प्लेटफॉर्म। सिंगल प्लेटफॉर्म का मतलब है एक ही जगह से, एक ही कंप्यूटर में बैठ के आप मल्टीपल काम कर सकते हो। जैसे उसी पोर्टल में शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो, लंबे टाइम के लिए खरीद सकते हो, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। और आजकल तो म्यूचुअल फंड चला है, म्यूचुअल फंड में भी लोग पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड का हम अलग से समझेंगे क्या होते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है हम एक कंपनी को पैसा दे देते हैं, वो लोग हमारा पैसा निवेश कर देते हैं, उसमें जोखिम बहुत कम होता है। ठीक है। हाँ, तो म्यूचुअल फंड ये आपको समझ में आया, है ना। आप देखिए नेक्स्ट, डीमेटरलाइजेशन। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? डीमेटरलाइजेशन। ये क्या हुआ? ये ऑनलाइन वजह से ही हुआ। ऑनलाइन वजह से मान लीजिए, आपको ये तो पता होगा लोग LIC कराते हैं, है ना, LIC बीमा कराते हैं। तो LIC वाला जो एजेंट होता है हमें एक डॉक्यूमेंट देता है जिसको हमें सेफ रखना होता है, क्योंकि जब वो पॉलिसी खत्म हो जाती है 10 15 20 साल जितने की भी है, उसके बाद हम वो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो हमें हमारा पैसा ब्याज के साथ मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए पेज खो गया तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। अगर ये पैसा खो गया तब तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसी को क्या किया गया, डॉक्यूमेंट्स ना रखना पड़े, डॉक्यूमेंट्स खोने से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो क्या कर दिया गया, इसी को ऑनलाइन सिस्टम में कर दिया गया कि अब आपका डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन सेव है। बात समझ में आई? आपकी अब ये डॉक्यूमेंट्स भी आपके मेल पे आएगा, ईमेल पे। और ईमेल में जो चीज आ गई आप डिलीट बस उसको ना करें, हमेशा रहेगी, कभी भी कहीं से निकाल लो। तो जब कागज पेन वाले सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया गया, इस सिस्टम को बोला गया डीमेटेरियलाइजेशन। ठीक है। यानी अब फिजिकल सिक्योरिटी कोई नहीं रखेगा, अब सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम को रखेंगे। जैसे ऐसे मान लीजिए कि पहले हम लोग जेब में कैश लेके जाते थे बाजार, अब हम लोग फोन लेके जाते हैं, क्योंकि फोन लेके जाने में क्या है, पेटीएम कर देते हैं, है ना, फोन पे कर देते हैं, गूगल पे कर देते हैं, तो हमें नगद लेके नहीं चलना पड़ रहा। ऐसे ही है ना फायदा, है ना। आया समझ? हाँ बिल्कुल। और लेन देन नहीं हो रहा था, अगर ये जिसके पास नहीं है वो बेचारे को लेन देन करने में दिक्कत हो रही है ना। तो अब ये बढ़ चला है, अब तो और भी लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसमें जुड़ रहे हैं, नए नए रिक्शा वाले भी, है ना, सब्जी वगैरह वाले भी आजकल इस माध्यम में जुड़ रहे हैं। क्लियर? आगे करें। अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिपॉजिटरी। क्या नाम है? डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी कौन होते हैं? जो हमारे और ब्रोकर और कंपनी के बीच में काम करते हैं, और ये एक संस्था है जो पूरा डेटाबेस बना के चलती है कि कौन किसके पास कितने शेयर हैं। इंडिया में अभी दो ही डिपॉजिटरी हैं, उसका नाम है NSDL और एक का नाम है CSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। अगर आपके घर में किसी के पास पैन नंबर हो ना, या आपका या आपके हस्बैंड का या बच्ची का, तो देखना उसका जो पैन नंबर बना होगा उसके पीछे यही लिखा होगा NSDL या CSDL। यही लोग पैन कार्ड भी बनवाने में मदद करते हैं। पैन कार्ड बनाया तो गवर्नमेंट ने बनवाया, लेकिन जो इसका तरीका है, जो डिज़ाइन है, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक तरीका है, वो किसने बनवाया? NSDL और CSDL ने। इसी तरीके से ये लोग शेयर मार्केट में भी क्या करते हैं, डेटाबेस बना के चलते हैं, किसके पास कितना शेयर है और किसके पास कितनी सिक्योरिटी है, और फिर सरकार को इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है। समझ में आए पूरा? सेबी। नेक्स्ट हम समझेंगे सेबी कौन है, सेबी का क्या काम है। SEBI, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे CBI है, जैसे RBI है, ये बॉडीज है, गवर्निंग बॉडीज है, जो सरकार के साथ मिलके काम नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपना काम करती रहती है। ठीक है ना, इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। तो सेबी क्या करता है, सेबी को पावर दी गई है कि पूरी सिक्योरिटी मार्केट को वो गवर्न करेगा। मतलब सिक्योरिटी मार्केट का जो एक तरीके से चेक करने वाली बॉडी है वो सेबी है। सेबी लॉ बनाता है, सेबी नियम बनाता है, कानून बनाता है, जो सभी कंपनी को
बिचौलियों को, सभी अंडरराइटर को फॉलो करना है, ठीक है। और अगर आप शेयर मार्केट में ब्रोकर बनना चाहते हैं तो लाइसेंस लेना पड़ेगा सेबी से, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एग्जाम पास करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब सेबी वैसे तो इंडिया में 1992 में खुला था, है ना, यानी इसके पहले ये बॉडी नहीं थी, उसके बाद से ये काम में शुरू हुआ। तो सेबी काम क्या करता है, इसको समझने के लिए हम 3 पार्ट में समझेंगे। सेबी क्या काम करता है, इसके काम को हम 3 पार्ट में बांटेंगे। एक है सुरक्षा की दृष्टि से क्या काम करता है, उसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फंक्शन। एक होता है मार्केट को चलाने के लिए क्या करता है, उसे बोलते हैं रेगुलेटरी फंक्शन, ठीक है ना। और एक किस तरीके से वो मार्केट का विकास कर रहा है, उसे बोलते हैं डेवलपमेंट फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोटेक्टिव काम कैसे करता है। अब प्रोटेक्टिव के लिए अगर कोई कंपनी अनफेयर काम करेगी, इलीगल काम करेगी, फ्रॉडुलेंट काम करेगी, उसका लाइसेंस कैंसिल कर देगा सेबी। अगर कोई ब्रोकर, सेबी मैक्सिमम कमीशन भी बोल देता है, ब्रोकर को बोलता है कि इससे ज्यादा कमीशन लोगों से नहीं लेना, अगर उससे ज्यादा लेता है तो उसका भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। एक कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड कहलाता है, उसे हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर आप ऐसा फ्रॉड करते हैं तो आपको जेल हो सकती है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन को, या ऐसे समझ लीजिए आप घर की अंदर की बात को बाहर फैलाना, इसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, है ना। इससे क्या हो सकता है कि इन्वेस्टर का नुकसान हो सकता है जिसका कंपनी में पैसा लगा है, ठीक है। और अगर आप अच्छा काम करते हैं, फेयर डीलिंग करते हैं, तो आपको सेबी क्या करती है? प्रमोट भी करती है, अवार्ड भी देती है, ठीक है ना, कि इस साल बेस्ट परफॉर्मेंस इसका रहा। इस तरीके से सेबी इन्वेस्टर के लिए ये काम करती है, गलत काम को रोकती है, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकती है, और जो सही काम करता है उसको क्या करती है? प्रमोट करती है, ठीक है। अब मार्केट में रेगुलेट करने के लिए क्या करती है? तो ये करती है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ही पड़ेगा, जैसे मैंने बताया। अगर आप ब्रोकर हैं, अगर आप सब ब्रोकर का काम करना चाहते हैं तो आपको सेबी से लाइसेंस लेना पड़ेगा, है ना। और अगर कोई कंपनियां हैं आपस में क्या हो रही हैं? टेक ओवर कर रही हैं, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है ना, तो सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या इसका असर शेयर होल्डर पे उल्टा तो नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया, जैसे मान लीजिए आइडिया कंपनी पहले अलग थी और वोडाफोन अलग था, अब दोनों ने इंडिया में मिलके काम करना शुरू कर दिया, है ना। अब इस कंपनी को बोलते हैं वीआई, है ना, नए सिम आ गए वीआई के नाम से। तो आइडिया पहले अलग काम करता था, वोडाफोन अलग, अब दोनों मिलके एक हो गए। तो ये इस इन दोनों कंपनी को एक होने के लिए 1.5 साल का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि सेबी से परमिशन नहीं मिल रही। सेबी ने जब सारा चेक कर लिया कि इससे किसी का नुकसान नहीं है, तब इनको परमिशन मिल गई, ठीक है। क्लियर? सेबी के पास पावर है नेक्स्ट कि ये किसी भी कंपनी से कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकती है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन मांगेगी और आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पुलिस है, अब पुलिस को पावर दी गई कि आप नागरिकों से आप कोई भी चीज पूछ सकते हो कि भाई कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है ना, उनको पावर दी गई है। तो इंफॉर्मेशन इस तरीके से सेबी को पावर दी गई है कि वो कंपनियों से कोई भी डेटा, कोई भी चीज मांग सकती है। क्लियर? अब विकास कैसे करती है, मार्केट का डेवलपमेंट कैसे करती है? तो पहला है ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? ट्रेनिंग। अगर आपको शेयर मार्केट में ब्रोकर बनना है या दलाल बनना है तो आपको सेबी द्वारा बताए गए कोर्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और फिर एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिसर्च करती है। रिसर्च का मतलब विदेशों में कैसे शेयर मार्केट का काम होता है ना, हम अपने देश में और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से फ्रॉड ऐसे हो रहे हैं जो हमारी कंट्री में अगर होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन चीज़ों पे रिसर्च करती है और भी नए नए काम करती है, ठीक है ना। और डेवलपमेंट के नए नए प्रोग्राम लाती है। डेवलपमेंट के मतलब जैसे उपभोक्ता जागरूकता, है ना, जागो ग्राहक जागो, ऐसे कई टाइप के अभियान चलाती है जिससे इन्वेस्टर को नॉलेज मिले कि हमारे क्या अधिकार हैं और हमारे क्या राइट्स हैं, जिसके हम कंपनी में क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये तो हमारे साथ गलत हुआ है, ठीक है। तो हम सेबी में उसकी जाके शिकायत कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब हम
आगे देखते हैं। हमने इन्वेस्टमेंट की जब बात करी थी, हमने ट्रेडिंग की जब बात की थी, तो हमने ये देखा था कि लोग ट्रेडिंग दो तरीके से करते हैं, या तो इंट्राडे करते हैं, है ना, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, मतलब सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं। ठीक है ना। होल्ड करने का मतलब होता है, होल्ड करने का मतलब होता है पहले आप शेयर हमेशा खरीदेंगे और बाद में क्या करेंगे, बेचेंगे। ये है होल्ड करना। इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं आप, चाहे एक दिन बाद ही क्यों ना बेचो, लेकिन इसे बोलते हैं होल्ड करना। ठीक है। हाँ, तो अब इसी को हम दूसरे टर्म में अगर देखें, तो इंट्राडे का मतलब हुआ जिस दिन आप मार्केट में बैठे हो 9:15 से 3:30 के बीच, इसी बीच आपको अपनी पोजीशन क्या करनी है, स्क्वायर ऑफ करनी। क्या करनी है, स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ मतलब कैंसिल। अगर सेल की पोजीशन ले ली है तो बाई करना पड़ेगा, बाई की पोजीशन ली है तो सेल से कैंसिल करना पड़ेगा और इससे मुनाफा कमाना पड़ेगा। ठीक है। तो जो ज्यादा दिमाग लगाना है, जो ज्यादा दिमाग लगाना है और बिल्कुल कंप्यूटर पे बिल्कुल आंखें जमा के बैठना है, वो यहाँ बैठना है इंट्राडे में, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बड़ी तेज फ्लक्चुएट होगा। इंट्राडे में तो ये है कि आपने कोई न्यूज़ पढ़ी, है ना, रिसर्च देखा और आपको लगा कि आजकल के टाइम में जो है फार्मा कंपनी, दवाई कंपनियां अच्छा कर रही हैं और मुझे लगता है आगे चल के ग्रो करेंगी, तो आपने किसी फार्मा कंपनी पे लगा दिया। मान लीजिए सन फार्मा इंडिया की सबसे बड़ी दवाई बनाने वाली कंपनी है, उस पर आपने लगा दिया और 1 साल बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल के बाद जब मर्जी आपने उसका प्राइस जितना बढ़ा आपने बेच दिया, कमा लिया इस बीच, है ना। तो इंट्राडे जो है, इंट्राडे इतना आसान नहीं है। इंट्राडे के लिए हम छोटी सी नॉलेज लेके आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें जो है ना हमें बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि किस कंपनी का खरीदें, किस कंपनी का बेचें, खरीद के बेचें या बेच के खरीदें, ये दिमाग लगाना है इंट्रा में, है ना। क्योंकि हमें क्या पता प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा या बढ़ेगा। तो इसमें होती हैं कुछ स्ट्रेटजी। क्या होती हैं, स्ट्रेटजी, जो लोगों ने बना रखी हैं, बहुत टाइप की हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कभी प्रॉफिट कमा लिया तो लोगों ने मुझसे पूछा कि यार तुमने कैसे समझ के लगाया, तो मैं बोलूँगा मैंने ये दिमाग लगाया। इसी तरीके से मार्केट में कुछ चलती हैं स्ट्रेटजी, जिसमें हम क्या करते हैं, एक होती है वी वैप। क्या होती है, वी वैप। ये वी वैप एक तरीका है जिससे हम, जिसका यूज करके मार्केट में प्राइस घटने बढ़ने का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, समझ में आया। एक है वॉल्यूम, वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम में हम एक बार ये देखते हैं कि उसमें कितना ट्रेड हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक गली में 4 दुकानें हैं, चारों दुकानों में एक में ज्यादा भीड़ लगी, बाकी 3 में एक दो कस्टमर है, तो वॉल्यूम एक दुकान में ज्यादा है। इससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि अगर इस दुकान में कस्टमर ज्यादा है, इसका मतलब इसमें मुनाफा या नुकसान होने के चांसेस भी ज्यादा हैं, तो वॉल्यूम के बेस पे लगाते हैं। इसी तरीके से एक टूल होता है, उसे बोलते हैं फिबोनाची। ये सब क्या है, टूल्स हैं, फिर मैं आपको कंप्यूटर से दिखाऊंगा उसमें। तो फिबोनाची है, वी वैप है, वॉल्यूम प्रोफाइल है, ये सब चीजें क्या करती हैं, ये हमें अंदाजे के लिए बनाती हैं। अब ये 10-15 और हैं, अब ये 20 हैं, 30 हैं, लेकिन मैंने क्या बताया कि इसको हम जितनी जल्दी हम सोच रहे हो जल्दी नहीं सीख सकते, है ना। तो ये कुछ तरीके हैं, टूल्स हैं, हथियार हैं, जिसका यूज करके हम ये कर सकते हैं कि भाई इसके प्राइस बढ़ने के चांस हैं, घटने के चांस हैं, इस तरीके से। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट में ना 10 से 15 कंपनी के शेयर ही ऐसे होते हैं जिसमें लोग ट्रेड करते हैं। ट्रेड का मतलब इंट्राडे की बात कर रहा हूं मैं। 10 से 15 कंपनी ही ऐसी होती हैं जिसमें वॉल्यूम होता है, कस्टमर होते हैं, बाकी सब में वॉल्यूम होता ही नहीं है। तो लोग वही 10-15 कंपनियों में ट्रेड करते हैं, बाकी कंपनियों को वो देखते तक नहीं है, बाकी कंपनियों फिर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। क्लियर। ठीक है। हाँ, अब एक तरीका है जिसमें हम एक स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं। एक स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो कैसे कहती है। एक स्ट्रेटजी हमारे पास है, वो कहती है कि आप क्या करो, एक मैजिक शीट है। क्या है, मैजिक शीट है। मैजिक शीट क्या कहती है, प्राइस, बहुत सारे प्राइस को बताती है। ऐसे बहुत सारे उसमें प्राइस ऑलरेडी दिए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे प्राइस में लिखे हुए। वो कहती है कि आप वी वैप का यूज करो। किसका यूज करो,
वी बैप, जैसे मैंने यहाँ पे टूल्स बताए ना, वी बैप, वॉल्यूम प्रोफाइल, फिबोनाची, इसी में वी बैप एक टूल है, उसका यूज करो, है ना। और ये देखो पिछले दिन का, पिछला दिन, आज आप ट्रेडिंग करने बैठे हो, पिछले दिन का हाईएस्ट और पिछले दिन का लोएस्ट पॉइंट क्या था, समझिए आप इसका मतलब। नहीं, मैं बताता हूँ। पिछले दिन का हाईएस्ट लोएस्ट मतलब जैसे आज 6 अक्टूबर है, तो आप ये देखो 5 अक्टूबर में उस कंपनी का प्राइस सबसे ऊपर कहाँ गया, सबसे ऊपर, और सबसे नीचे कहाँ आया, इन दोनों पॉइंट को आप देख लो। जिस कंपनी में ट्रेड करना है आप उसका सबसे ऊपर सबसे नीचे का पॉइंट मार्क कर लो, ठीक है। फिर वहां पे एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, मतलब ऐसे लाइन खींच लो, ऐसे, है ना। अब मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है, ऐसे देखो, यहाँ पे मैंने लाइन खींच दिया, यहाँ पे लाइन खींच दिया, सबसे हाईएस्ट और लो पे, ठीक है ना। अब यहीं पे फिर वो मार्केट में बताएगी, जब वो टकराएगा तो यहाँ पे हम बोलते हैं या तो हायर हाई पे दाव लगाओ या लोअर लो पे दाव लगाओ। अब ये हायर हाई लोअर लो क्या है, जैसे मान के देखिए, एक कंपनी का प्राइस पहले गया इतना, इतना, फिर उसके बाद गया इतना, फिर उसके बाद गया इतना, फिर उसके बाद गया इतना। तो हायर हाई का मतलब होता है यहां तक गया और अगला वाला यहां तक गया, इसे बोलते हैं हायर हाई। एक यहां तक गया, ज्यादा था, और वो अगला उससे भी आगे चला गया, इसे बोलते हैं हायर हाई। तो अब दांव लगेगा यहाँ पे, दांव लगेगा यहाँ पे कि यहाँ से इतना ऊपर जाएगा, कितना जाएगा वो हम शीट से देखेंगे। एक दांव लगता है लोअर लो की, भाई नीचे आया, अगला और नीचे आया, अब ये लोअर लो बन गया, अब दाव यहां पे लगेगा, हम मान के चलते हैं अब ये और नीचे जाएगा। दो बातें समझ में आई, हायर हाई लोअर लो। हायर हाई का मतलब, हायर हाई का मतलब अभी तक का ज्यादा और उसके बाद फिर से ज्यादा, तो यहाँ पे दाव लगेगा, या लोअर और लोअर से लोअर, अब यहाँ पे दाव लगेगा, ठीक है। ये मैं आपको कंप्यूटर से भी सिखाऊंगा, स्क्रीन से सिखाऊंगा तो ज्यादा समय, लेकिन अभी ये बातें आपको दिमाग में होनी चाहिए ताकि वहां पे लगे ये बातें सुनी सुनी है। हायर हाई, लोअर लो, वॉल्यूम प्रोफाइल, ये सब चीजें। वॉल्यूम प्रोफाइल दोबारा समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए जब हम स्क्रीन पे काम करेंगे तो वहां पे बताएगा कितने बायर खड़े हैं इस कंपनी में और कितने सेलर खड़े हैं, ठीक है ना, ये लिखा हुआ आएगा। जिस कंपनी में हम ट्रेड करेंगे, जिसका हम चार्ट खोल लेंगे, उसका बताएगा कि इतने बायर खड़े हैं, इतने सेलर खड़े हैं। मान लीजिए एक कंपनी में 1 लाख बायर खड़े हैं और 2.5 लाख सेलर खड़े हैं, किसका दबदबा ज्यादा है? बेचने वाले का, बेचने वाले का। अब आप खुद बताओ, वस्तु कोई एक ही हो, एक ही वस्तु हो, उसको खरीदने वाले ज्यादा हो, बेचने वाले कम, तो आपको क्या लगता है प्राइस ज्यादा होगा कम? ध्यान से सोच के बताइएगा। एक वस्तु है, इस पेन को बेचना है मुझे, मैंने कहा आ जाओ लेने वाले, खरीदने वाले, इधर आ गए बेचने वाले, इधर आ गए लेने वाले, वस्तु पे बोली लग रही है, तो कोई खरीदेगा नहीं, बस बोली लग रही है, समझ रहे हो ना। क्योंकि इंट्राडे में हम खरीदते नहीं है, सिर्फ बोली लगाते हैं, एक कहता है प्राइस बढ़ेगा, एक कहता है प्राइस घटेगा, ठीक। तो सेलर ज्यादा है, बायर कम है, खरीदने वालों की भीड़ ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है इस पेन की बोली ज्यादा लगेगी कम? क्यों? बेचने वाले ज्यादा हैं। अब आप ये बताइए, कोई चीज, कोई आदमी कोई चीज बेचता कब है? बेचने पे दाव कब लगाता है? जब प्राइस गिरेगा, ठीक है ना। मैं बेचने पे दाव तब लगाता हूं जब मुझे लगता है प्राइस या तो अब बढ़ेगा नहीं, या मुझे लगता है और गिरेगा, जिस पे मैं हूं उससे भी नहीं चला जाएगा, तो इससे बढ़िया बेच दो भाई। समझ रहे हो आप? एक बात समझ में आई? आदमी बेचता कब है? जैसे आपने मान लीजिए कोई चीज खरीदी और आपको लगा ये तो सस्ता होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, इससे बड़े इसको बेच दो, है ना। या आपको लगता है इतना महंगा हो गया, अब इससे ऊपर महंगा होगा नहीं, क्योंकि और महंगा होगा तो आप अभी रुकोगे ना, फिर आप जल्दी क्यों बेचोगे? तो फिर हम क्या करते हैं, उसको होल्ड करते हैं। तो लेकिन हम बेचने का तब सोचते हैं जब हमें लगता है प्राइस अब बढ़ेगा नहीं, और जितना बढ़ गया उसके ऊपर नहीं जाएगा, अब गिरेगा ही, तो हम बेचने की सोचते हैं। खरीदता आदमी कम है, खरीदता आदमी कब है? जब चीजें सस्ती होती हैं, जब चीजें क्या होती हैं, सस्ती, है ना। तो वॉल्यूम प्रोफाइल भी यही कहती है, वॉल्यूम प्रोफाइल यही कहती है कि मार्केट में डिमांड कर्व, बायर की भीड़, और सप्लाई कर्व, दोनों की जब एक जगह बोली टकराएगी तब शेयर बिकेगा, है ना। जैसे इसी बायर में किसी ने बोला मैं 10 का खरीदूंगा, और इसी सेलर में किसी ने बोला मैं 10 में बेच दूंगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे और शेयर बिक गया।
बिक गया मतलब बोली कंप्लीट, है ना। फिर प्राइस घटेगा बढ़ेगा, जहां प्राइस दोनों मैच हो गया फिर बिक जाएगा। इसी तरीके से ये बायर और सेलर भी घटते बढ़ते रहते हैं, ये एक जगह थोड़ा ना रहेंगे, ये घटेंगे बढ़ेंगे घटेंगे बढ़ेंगे घटेंगे बढ़ेंगे, ट्रेडिंग चल रही है, ठीक है ना। समझ में आया यहां तक? चलिए अब मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि जो मुझे मोबाइल ऐप मिली है ना, जैसा मैंने बताया जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपका ब्रोकर आपको मोबाइल में एक ऐप भी दे देगा, एप्लीकेशन, आप उसमें आईडी पासवर्ड करके ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप कंप्यूटर में आईडी पासवर्ड डाल के वहां से भी ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने मोबाइल ऐप खोला अपना मोबाइल, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन बताता है, यहाँ पे वॉच लिस्ट में कंपनियों के नाम, फिर अगला क्लिक करूंगा तो ऑर्डर, मेरा कोई ऑर्डर नहीं है क्योंकि ऑर्डर का मतलब होता है सेम डे सेल और परचेज, मैंने कुछ नहीं किया। पोर्टफोलियो में क्लिक करते हैं तो दिखाता है कि आपने किस कंपनी में पैसा लगाया, उसकी क्या पोजीशन है, जीत में है हार में है। उसके बाद क्लिक करते हैं ऐप में, तो वो अपना ब्रोकर अपनी ही कोई ऐप बताता है, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे बारे में बताता है कि हमने क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं। फंड में क्लिक करते हैं तो पैसा कितना है, अभी मेरे स्टेटमेंट में 0 रुपये दिख रहा है आपको। मैंने अभी अपने अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं रखा है डीमैट अकाउंट में। अगर मुझे पैसा डालना है तो ऐड अकाउंट में क्लिक करूंगा, और जितने रुपए डालूंगा तो मेरे किस में आ जाएंगे, डीमैट अकाउंट में। अगर मेरे डीमैट अकाउंट में पहले से पैसे पड़े हुए, मैं ज़्यादा जीत गया हूँ तो मैं विड्रॉ कर लूंगा, विड्रॉ पे क्लिक करूंगा, पैसे डालूंगा तो विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम वॉच लिस्ट पे जाएं, वॉच लिस्ट पे जाएं तो यहाँ पे ये कंपनियों के नाम आ रहे हैं, जैसे सन फार्मा आ रहा है, एसआर ट्रांसफिन आ रहा है, इंडसइंड बैंक आ रहा है, बजाज फाइनेंस आ रहा है, इंडिया बुल्स आ रहा है, निफ्टी बैंक आ रहा है, सेंचुरी प्लाईवुड आ रहा है, रिलायंस आ रहा है, ग्रेसिम आ रहा है, एचडीएफसी बैंक आ रहा है। यानी ये मेरे कुछ सेलेक्टिव कंपनीज हैं, मैंने इनको सेलेक्ट कर रखा है कि जब भी मैं ट्रेड करूंगा तो इन्हीं में करूंगा। हो सकता है आपकी कोई और लिस्ट हो, किसी और की कोई और लिस्ट हो, सबका अपनी अपनी मतलब 10-12 कंपनियां सेलेक्टेड होती हैं, उसी पे लोग ट्रेड करते हैं, है ना। अब हम निफ्टी अगर हम खोलते हैं, निफ्टी 50 सबसे ऊपर होता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या करता है, ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है वो सबका एक साथ बताता है। क्या बताता है निफ्टी 50? निफ्टी 50 पूरी कंपनी का एवरेज बताता है कि आज मार्केट में सब कंपनियों को मिला के देखा जाए तो क्या चल रहा है। तो देखिए ये आज का चार्ट बन रहा है, इसी को हम बोलते हैं कैंडल्स। ये आज का है, यहाँ पे 1 डे का ऑप्शन आएगा, नीचे आप करेंगे 5 डे का ऑप्शन आएगा, ये 5 दिनों का दिखा देगा। एक महीने पे क्लिक करेंगे 1 मंथ पे, 1 मंथ का दिखा देगा। 1 ईयर पे क्लिक करेंगे तो 1 ईयर का दिखा देगा, पिछले 1 साल में क्या रहा, है ना। तो अभी मैंने ये चार्ट खोला है 1 साल का, तो आप ये बताओ, ये देख रहे हो आप, यहां से शुरू हुआ पिछले अक्टूबर की फोटो यहां से, और अभी देखा जाए तो ये चार्ट बढ़ रहा है ना। यानी पिछले कोविड से आज के टाइम में हमारी शेयर मार्केट ऊपर जा चुकी है ना। शेयर मार्केट ऊपर जा चुकी है, लेकिन इसका मतलब बोलेंगे हम रिकवरी कर रही है। कोविड के टाइम में शेयर मार्केट गिर गई थी, लोगों को नुकसान हो गया था, लोगों ने अपने शेयर बेच दिए थे। अब क्या हो रहा है, शेयर मार्केट रिकवर हो रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। पिछले 1 महीने में देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा फ्लक्चुएशन है, देखो घट रही है फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है फिर बढ़ रही है, यहाँ पे उतार चढ़ाव लगा हुआ है, ठीक है। पिछले 5 दिन में देखें तो क्या हो रहा है, पहले गिरी, बहुत ज्यादा गिर गई, देखो यहां से पूरा यहाँ, फिर यहाँ से बढ़ना शुरू हो गई, है ना। अच्छा, एक दिन का देखें, अगर आज का देखें तो क्या चित्र दिखाती है, ये है 1 डे का मार्केट, ये 1 डे का है, ये यहाँ पे गिरी, बहुत ज्यादा गिरी, फिर ऊपर बढ़ गई, और अभी यहाँ पे रुकी हुई है। अभी ये पूरा यहाँ तक जाए, क्योंकि अभी टाइम कितना हुआ है, लगभग 11:50 हो रहे हैं, है ना। तो 11:50 में यहाँ तक रुका हुआ है काम, फिर ये आगे बढ़ता घटता दिखाएगा कि शाम तक कहाँ पहुंचा। क्लियर दिख रहा है आपको, थोड़ा बहुत, है ना। अब इसी तरीके से ये तो हमारा हो गया चार्ट। अब हम किसी एक कंपनी का खोल के देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा एक कंपनी, रिलायंस तो सुना ही होगा। रिलायंस का जरा चार्ट खोलते हैं। अब रिलायंस में सिर्फ रिलायंस का दिखाएगा, है ना, रिलायंस में क्या घटा क्या बढ़ा। अब रिलायंस का पिछले 1 साल का चार्ट खोलते हैं पहले, ये देखिए 1 साल का, ये तो 1 मंथ का हो गया, 1 साल का। अब देखिए क्या हुआ था 1 साल में, पहले कोविड के टाइम पे इसका शेयर मार्केट गिर गया था, देखिए यहाँ नीचे आ गया, फिर इसमें ट्रेडिंग हुई, घटता बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, और अब जब से सितंबर मंथ से बढ़ता ही जा रहा है, देखो ये सितंबर महीने शुरू हुआ है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये शेयर मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग है। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक एस लिखा आ रहा है, एक बी लिखा आ रहा है। रेड वाला एस है यानी सेल, और बी वाला क्या है, बाई, खरीदना। जो आप करना चाहती है रिलायंस कंपनी में ट्रेड कर लीजिए,
जैसे मेरे अभी फंड में पैसा तो है नहीं, अगर मैं बाई करना चाहूं, बाई पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बोलेगा क्वांटिटी, क्या बोलेगा? क्वांटिटी, कितना खरीदना चाहते हैं आप, 1, 2, 10, 15। प्राइस तो मैं डाल नहीं सकता क्योंकि प्राइस तो जो चल रहा होगा उतने पे ही मिलेगा, है ना। फिर ये बोलेगा इंट्राडे करना है या लॉन्ग टर्म करना है, तो ध्यान रखिए इंट्राडे को बोलते हैं MIS, क्या बोलते हैं? MIS। और लॉन्ग टर्म को बोलते हैं CNC, कैश एंड कैरी, क्या बोलते हैं? CNC। तो अगर आपको 2-3 साल बाद बेचना है या कल बेचना है तो CNC, नहीं तो MIS। स्टॉप लॉस लगाना है तो SL पे क्लिक करेंगे, क्या करेंगे? SL का ऑप्शन आएगा। मतलब सब कुछ हम आराम से मोबाइल से कर सकते हैं, जैसे हम फेसबुक वगैरह चलाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नॉलेज चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए मैंने मान लीजिए यहाँ पे डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, और यहाँ पे नीचे आ रहा है क्या? स्वाइप टू बाई, मतलब स्वाइप कर दो अगर खरीदना है तो। मैं स्वाइप करूंगा तो एक मैसेज है कि मेरे अकाउंट में क्या पैसे हैं क्या, बताइए? नहीं ना। तो मैं बाई करूंगा तो अपने आप एक मैसेज आएगा कि आपके खाते में देखिए लिखा आ गया इनसफिशिएंट बैलेंस, रिक्वायर्ड मार्जिन 2588 बट अवेलेबल मार्जिन 0। मैंने कर दिया क्लोज, मतलब मैंने मान लिया कि मेरे अकाउंट में पैसे अभी नहीं हैं। इतना आज काफी है ना। इतना ये सारा आज नया हुआ है, आज हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जो हमें लगे कि ये जनरल नॉलेज है। दिस इज ऑल न्यू इंफॉर्मेशन। और आज से आपको लगेगा कि अब जो सीख रहे हैं उसको रिवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं पेज आपको फोटो खींच के भेज रहा हूँ, वीडियोस आप पिछली वाली देख लीजिए जो बची हैं, है ना। और आज वाली भी शाम तक अपलोड हो जाएगी यूट्यूब में, आपको लिंक भेज दूंगा, तो वीडियो सारी देख के आप रेडी रहिए, ठीक है। चलिए ठीक है फिर, ओके।